प्यारे बच्चों, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज जो सेकंड हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस एक तरफ से हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 37 क्वेश्चंस हम सॉल्व करा चुके हैं और आज के वीडियो में 38 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व करा के आज अपलोड होगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उसके एनालिसिस जरूर कीजिए, यहाँ तक कि एक एक क्वेश्चन के बेटा एनालिसिस कीजिए। जब आप टेस्ट दीजिए तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर चूंकि एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है इसलिए उसका मेथड देखिए कि कैसे इसको सॉल्व कराया जा रहा है। तो आइए 37 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज नंबर 2। A body is moving with uniform velocity 8 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी 8 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है। When the body just cross another body, the second one start and moves with uniform acceleration 4 meter per second square. The time after which the bodies meet will be, कितने टाइम पे दोनों मिलेंगे एक साथ, दोनों का डिस्टेंस कितने टाइम पे बराबर हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में आप देखिए कह रहा है कि एक बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, मतलब ये बॉडी 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक बॉडी को क्रॉस कर रहा है दूसरे बॉडी को। उसी समय सेकंड बॉडी भी चलना देखो स्टार्ट कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सेकंड बॉडी में क्या है? एक्सेलरेशन है। अब पहले बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन है। फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है लेकिन सेकंड बॉडी में एक्सेलरेशन है। तो जहां पर मान लो यहां पर सेकंड बॉडी है तो सेकंड बॉडी और फर्स्ट बॉडी जस्ट इसको जब क्रॉस कर रहा है फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को, तो ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता चला जा रहा है। इसमें जो स्पीड है बेटा v वो है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन जब यहां पर इससे मिला तो सेकंड बॉडी भी चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सेकंड बॉडी जब चल रहा है तो u इक्वल टू 0 से रेस्ट से चलना प्रारंभ कर रहा है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट से। और सेकंड बॉडी में एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लेकिन फर्स्ट बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन है तो फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। तो ये लगातार चलता चला जा रहा है। लेकिन जब ये यहां मिला सेकंड बॉडी से तो उसमें सेकंड बॉडी चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड अब बढ़ती चली जाएगी। तो वही कह रहा है कि अब कितने समय पे आकर के या आगे फिर मिलेंगे, कहीं न कहीं ये मिलेंगे, वो टाइम पूछ रहा है। दोनों का टाइम हम इक्वल लेके चलेंगे और इस समय करना क्या है कि दोनों के डिस्टेंस को हम लोग को क्या करना है? इक्वल कर देना है दोनों के डिस्टेंस। तो जब दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करेंगे तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए, इस समय फर्स्ट बॉडी का डिस्टेंस सेकंड पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट बॉडी का डिस्टेंस d1 इक्वल कर देना है सेकंड बॉडी का डिस्टेंस d2। फर्स्ट बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसका स्पीड कितना है बेटा देखते हैं। स्पीड है 8 और एक्सेलरेशन इसमें है 4, तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और इसका डिस्टेंस हो जाएगा ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसमें काइनेमेटिक इक्वेशन चलेगा क्योंकि सेकंड बॉडी में एक्सेलरेशन है तो ut बेटा कर दो 0 और प्लस हाफ 80 स्क्वायर बेटा अप्लाई कर लो। तो यहां से आ गया 8t इज इक्वल टू हाफ और एक्सेलरेशन सेकंड बॉडी में दिया है 4 इंटू ये आ गया t स्क्वायर। 8t से 8t यहां से कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो यहां से t इज इक्वल टू 8 अपान 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब दोनों बॉडी मिले है ना तो उसमें जो टाइम लगा वो कितना का समय लगा बेटा? 4 सेकेंड का यहाँ पर समय लगा। ठीक है, तो यहां पर दिया है देखो 4 सेकेंड। एक बॉडी, ये सेकेंड बॉडी चलना तब प्रारंभ किया जब पहला बॉडी इसको जस्ट क्रॉस किया। जब देखा कि ये यहां पहुंच गया तो चलना प्रारंभ कर दिया। लेकिन पहले बॉडी में यूनिफॉर्म मोशन चलता चला जा रहा है, सेकंड बॉडी अभी चलना प्रारंभ किया है तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और आगे कहीं न कहीं जाके फिर मिल जाएंगे। तो वही करें कितने टाइम पे दोनों मिलेंगे, तो जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के डिस्टेंस को बराबर कर देना है। पहले बॉडी में कांस्टेंट स्पीड है लेकिन सेकंड बॉडी में एक्सेलरेशन है, इसलिए पहले बॉडी का जो डिस्टेंस होगा सीधे स्पीड इनटू टाइम होगा। लेकिन सेकंड बॉडी का s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे, ut का वैल्यू 0 करना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन। A body traveling with uniform acceleration cross the points A and B with velocities 20 meter per second, 30 meter per second respectively. The speed of the body at midpoint A and B. अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन अभी पीछे एक नंबर पे हमने सॉल्व कराया था, जिसमें कि एक पॉइंट का स्पीड u दे दिया था, पिछले पॉइंट का स्पीड v दे दिया था, तो मिड पॉइंट का स्पीड पूछा था, जिसका कि एक ट्रिक बन गया था। हमने बोला था कि इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, और वो ट्रिक आया था √v² + u²/2। तो मिड पॉइंट का स्पीड देखो, इसी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मिड पॉइंट का स्पीड उसी ट्रिक से आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, जिसमें कि u का वैल्यू देखो 20 दे दिया है, v का वैल्यू 30 दे दिया है, मिड पॉइंट का स्पीड पूछ रहा है। तो मिड पॉइंट का स्पीड, इसी में आप पीछे वीडियो देखिएगा तो फॉर्मूला आप डिराइव कराए हैं, √u² + v²/2 से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये हो गया बेटा √20² + 30²/2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 25.5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव करा चुके हैं, हम बता चुके हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट आप ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए, तो उसका फायदा उठाइए और उस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका आंसर है बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह है सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40। अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। देखो पहले ट्रेन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है ना, यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है। अटेन्स ए मैक्सिमम स्पीड 40 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड इफ it travels at a speed of 20 seconds and is brought to rest by a uniform retardation in further 40 seconds. What is the average velocity during this time period? है ना, देखो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है पूरे जर्नी का। तो बताओ हम सेकेंड टॉपिक पढ़ाते समय क्या बोले थे कि कभी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेशन का नाम एक साथ लिया हो तो काइनेमेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन ना सॉल्व करके आप वीटी ग्राफ प्लॉट करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट का आप क्वेश्चन करो, देखोगे बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो तुरंत इसका वीटी ग्राफ प्लॉट कर लो, पहले एक्सेलरेशन है, फिर यूनिफॉर्म मोशन है, और उसके बाद से फिर रिटार्डेशन है। तो पहले एक्सेलरेशन दिखा दो, फिर यूनिफॉर्म मोशन दिखा दो, फिर रिटार्डेशन दिखा दो, उसका एरिया बाउंडेड से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और वीटी ग्राफ का एरिया बाउंडेड ही तो बेटा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुरंत हम लोग इसका क्या करें, वीटी ग्राफ प्लॉट करना, इक्विवेलेंट वीटी ग्राफ, क्वेश्चन का वीटी ग्राफ प्लॉट कर लें। तो पहले एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, क्लियर, और ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन करेगा। मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दे दिया है, देखो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया और ये टाइम दे दिया है। तो अब बेटा क्वेश्चन में क्या देखते हैं, तो इसमें देखो जो मैक्सिमम स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और कितने सेकंड तक मोशन किया, 20 सेकंड तक। फिर इस 40 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड तक कांस्टेंट मोशन किया, है ना। तो इस तरह से अगर ग्राफ में हम लोग देखें, जो ग्राफ में हम बताए हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक जो टाइम है यह है 20 सेकेंड। इसके बाद से इस स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड से ये अगला कुछ टाइम तक कांस्टेंट स्पीड से मोशन किया, यानी यहां पर इसमें एक्सेलरेशन है और यहाँ का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब कितने सेकंड तक मोशन किया, तो यहाँ देखो दिया है क्वेश्चन में। अगला देखो पुनः ये 20 सेकंड तक यूनिफॉर्म मोशन किया, तो ये टाइम भी है कितना, 20 सेकंड, ये टाइम भी 20 सेकंड है। इसके बाद से बॉडी रिटार्ड होकर के रेस्ट में आ गया, तो देख लो रिटार्डेशन का टाइम कितना है, तो देखो यहाँ दिया है ना, ब्रॉट टू रेस्ट बाय यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और कितने सेकंड तक, फर्दर आगे 40 सेकंड,
तो यहाँ पर ये टाइम जो हो जाएगा रिटार्डेशन का, ये हो जाएगा बेटा 40 सेकेंड। तो ये आ गया 40 सेकेंड, है ना, ये सब सेकेंड में है। ये 40 सेकेंड, 20 सेकेंड और ये हो गया 20 सेकेंड। यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ क्या है, रिटार्डेशन। अब पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, टोटल टाइम से डिवाइड कर दें। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका क्या फाइंड करें, एरिया बाउंडेड फाइंड करें, क्योंकि सबको पता है कि वीटी ग्राफ का एरिया बाउंडेड क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये एरिया बाउंडेड हमको फाइंड करना पड़ेगा। एरिया बाउंडेड और फाइंड करना है हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू जर्नी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन जर्नी का टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का बेटा ये सिंबल होता है, देख लो इसका मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, एरिया बाउंडेड से, तो एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ अपॉन जर्नी का टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो पता है ही है। अब एरिया कैसे निकालें, इसके लिए आ जाओ देखते हैं। एरिया के लिए देख लो, ट्रेपेजियम का एरिया तुम एक लाइन में फाइंड कर सकते हो। ट्रेपेजियम का एरिया होता है पूरा शेप जो देखो ट्रेपेजियम है ना, समांतर चतुर्भुज जिसको आप बोलते हो। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, या इसको हाइट भी आप बोल सकते हो। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड में देखो ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो यहां से यहां तक ये जो टोटल लेंथ है देखो 40 और प्लस 40 मिलके कितना हो गया बेटा 80, और प्लस ये जो लेंथ है ये भी कितना है 20, तो हो जाएगा 80 प्लस 20। ध्यान से देखो इसको, तो हो जाएगा बेटा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स हो जाएगा बेटा 80 प्लस 20 इंटू हाइट। तो हाइट में आप देख सकते हो कि ये इसकी हाइट है जो 40 है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 40। और जर्नी का टोटल टाइम भी आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक ये टोटल टाइम है, और टोटल टाइम देखो 80 दिख रहा है, तो 80 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा 80। अब देखो ये आ गया कितना 100, 80 प्लस 20 100, 2 से इसको कट कर दो 20 आ गया, अपान ये 80 है 20 से 80 कैंसिल कर लो बेटा 4 कर लो, तो ये आ जाएगा 100 अपान 4, 100 अपान 4 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। इसका आ गया एवरेज वेलोसिटी। तो आओ देखते हैं क्या आंसर दिया इसमें क्वेश्चन में। ये देखो दिया है 25 मीटर पर सेकेंड। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पूरे काइनेमेटिक्स में, पूरे 1D मोशन में, जहां भी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन ये सब एक साथ नाम ले, एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज वेलोसिटी पूछे, है ना, तो तुरंत आप क्या करो वीटी ग्राफ प्लॉट करके क्वेश्चन सॉल्व करो, बड़ा स्मूथली सॉल्व होता है। बस ये ध्यान दो कि कैसा ग्राफ है उसी के एरिया पुट करो। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है कि पार्टिकल ट्रेवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल का 3/4 चल रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या पूछ रहा है बेटा, एवरेज वेलोसिटी। आप ध्यान दीजिए, ये कभी भी क्वेश्चन में देखना चाहिए कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता होता है और एवरेज स्पीड में डिस्टेंस की आवश्यकता होता है। तो पहले हम एक सर्कल बना रहे हैं, आओ इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 41 है ना, टेस्ट पेपर का क्वेश्चन 41 कह रहा है कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो चलो सर्कुलर मोशन दिखा दें, इसका सेंटर दिखा दें, इसका रेडियस दिखा दें, लेकिन कितना चल रहा है बेटा 3/4, यानी पर्सन अगर यहां से चलना प्रारंभ किया, ओके, यहां से चलना प्रारंभ किया, ये 3/4 चल रहा है,
3/4। तो ये क्वार्टर है तो ये 3/4 देखो, ये टोटल यहाँ से यहाँ आने में ये हाफ हो गया और ये यहाँ तक आया तो ये देखो 3/4 हो गया। तो 3/4 ये डिस्टेंस चल रहा है कितने टाइम में, t टाइम में। तो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो यहाँ ये इनिशियल है और यहाँ ये फाइनल है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और ये इसका उल्टा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r√2 और टाइम कितना लग रहा है t। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट r√2 जो दिख रहा है, r√2 टाइम से क्या कर देना है, डिवाइड। ओके, तो r√2 अपॉन t ये हो गया इसकी एवरेज वेलोसिटी, जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिख रहा है। क्योंकि टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है तो क्वेश्चन आसान है, बस एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकाल के टाइम से डिवाइड कर देना है। अब आप बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 42। ये क्वेश्चन है 42। A body is running over a circular track with uniform speed 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म स्पीड से क्वेश्चन कर रहा है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में भी देखो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है फॉर मोमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल चलने में उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो बस अलर्ट रहना है, वो जा रहा है सर्कमफ्रेंस के पाथ से, लेकिन हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा डायमीटर। क्लियर। अब यहाँ टाइम नहीं दिया है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहिए। तो इसके लिए एक सर्कल हम बना लें, यह है सर्कुलर पाथ और ये इसका हो गया बेटा डायमीटर, ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया इसका रेडियस। बॉडी यहां से चलना प्रारंभ किया ए से और इस पाथ से आया, सेमी सर्कल से होते हुए बी पॉइंट तक आया और स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड। तो ए से बी तक, यही नहीं हुआ सेमी सर्कल, कंप्लीट सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है, सेमी सर्कल चल रहा है। तो सेमी सर्कल का डिस्प्लेसमेंट इसका देखो 2r हो गया और हम लोग को चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का देखो ये सिंबल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट तुम खुद सोचो कितना है, सेमी सर्कल जब चला तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 2r और 2r करके जितना टाइम लगा उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 2r बेटा रहने दो। अब टाइम निकालो। तो टाइम फाइंड करने के लिए भाई यहां से यहां तक जाने का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से यहां तक चलने में कितना डिस्टेंस चला, तो ये चला बेटा पाई आर और स्पीड देखो क्वेश्चन में दिया है 10। तो 10 से यहां पर आप डिवाइड कर लो, 10 चला गया न्यूमरेटर में तो आ गया 2r इंटू 10 अपॉन पाई आर। तो यहां से r बेटा कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया 20 अपॉन पाई मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी जो यहां पर दिख रहा है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एवरेज वेलोसिटी के, लेकिन अच्छा खासा कंफ्यूजन देते हैं। अब देख रहे हो टाइम इधर से निकालना पड़ा, लेकिन चूंकि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये लेके चलना पड़ा। अब कुछ जन यहाँ कंफ्यूज ये हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है तो इधर का टाइम निकालना शुरू कर देता है। नहीं बेटा, वो जा रहा है सेमी सर्कल से, तो उस सेमी सर्कल पाथ का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो टाइम है वो वही होगा जिधर से वो जा रहा है। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, यहाँ टाइम निकल गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में टाइम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए ये कौन सा नंबर था थोड़ा देखते हैं। ये 42 था और अगला क्वेश्चन 43 है। हाँ, यह है क्वेश्चन 43। A 150 meter long train is moving with the uniform velocity of 45 km per hour. Time taken by the train to cross a bridge of length 850 meter. 850 मीटर लेंथ का एक ब्रिज है, तो ट्रेन उसको ब्रिज को कितने समय में क्रॉस करेगी। ये याद रखिएगा बेटा, कभी भी कोई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है या कोई एक ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो ऐसे में ट्रेन और ब्रिज का लेंथ सम करना पड़ता है ना।
उतना डिस्टेंस जब तक ट्रेन नहीं चलेगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि ब्रिज वो क्रॉस की। ओके, तो इसका सोल्यूशन करने के लिए टाइम टेकन t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस में ये 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन मतलब ट्रेन का लेंथ और प्लस ब्रिज का लेंथ दोनों का सम करेंगे 850 अपॉन स्पीड है 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1000 इंटू 18 आ गया न्यूमरेटर में अपॉन 45 इंटू 5। ओके, 9 से इसको कैंसिल कर लो, 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, तो आ गया 1000 इंटू 2 अपॉन 25, ये आ गया 40 इंटू 2 80 सेकेंड। ओके, देखो 80 सेकेंड ये आंसर आएगा इसका। तो यहां पर ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों को क्या करना था, ऐड कर लेना था, स्पीड से डिवाइड कर देना था टाइम निकालने के लिए। स्पीड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर क्वेश्चन का बेटा आप एनालिसिस कीजिए टेस्ट देने के बाद, हर क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व कराया जा रहा है, तो उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा वो भी सही होगा, सीखेंगे, और जो क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा तो आप किस मेथड से सॉल्व कीजिए, हम किस मेथड से उसको बता रहे हैं, है ना। कोई शॉर्ट मेथड भी आपको सीखने को मिल रहा है तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ टेस्ट पेपर का 44 नंबर क्वेश्चन। ऑन ए 2 लेन रोड कार, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, ध्यान से देखिए इसको, एक बार सॉल्व कर लेंगे, आंसर भी याद हो जाएगा। कहीं बाई चांस एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो सीधे आंसर पर टिक लगा दो, क्योंकि ऐसे वैसे क्वेश्चन है जिसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं करता है, सीधे एग्जाम में आ जाता है। A 2 lane road car A is traveling with speed of 36 km/h, है ना। 2 car B and C approach car A in opposite direction with speed 54 km/h each। मतलब 2 लेन रोड है, मतलब एक जैसे जो भी रोड होते हैं वो अक्सर 2 लेन के होते हैं, मतलब एक तरफ से गाड़ियां जाती हैं दूसरी तरफ से गाड़ियां वापस आती हैं उसी के पैरेलल। तो एक कार जा रही है, उसको 2 कार अप्रोच कर रही हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन से और एक सेम डायरेक्शन से, और दोनों का जो स्पीड है ए वाले डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। ए वाले कार का जो स्पीड है वो 36 है, और जो दोनों कार अप्रोच कर रहे हैं उनकी स्पीड देखो 54 है ना। बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए बिफोर सी डज व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, देख लो, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार बी रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। ऑलरेडी इसको डायग्राम से बताते हैं, डायग्राम से बताएंगे तब तक ज्यादा क्लियर होगा। ये रोड है और यहां पर हम कार ए बना ले रहे हैं, ए कार जिसका स्पीड दिया है 36 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कैंसिल हो बेटा 2 आ गया, इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। और इसके बाद 2 कार और हैं, एक कार इसी के डायरेक्शन में बी का मोशन है और सी वाली कार अपोजिट इसका मोशन है सी वाले का, और इन दोनों का स्पीड दिया है 54 km/h। तो ये आ जाएगा 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये आ गया स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, हमने अलग से इसको कन्वर्ट कर लिया 15 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम डायरेक्ट यहां लिख दें। इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी स्पीड है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। और ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर दिया है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर,
और ये भी हो गया बेटा 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये कार इससे आकर के मिलेगी तो इसका समय ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका मोशन इसी के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका समय कम लगेगा क्योंकि ये अपोजिट चल रहा है। तो जाहिर है कि ये बी कह रहा है कि हम कितने एक्सेलरेशन से, मिनिमम एक्सेलरेशन से अपने को एक्सेलरेट करें, है ना, इसका कितना मिनिमम एक्सेलरेशन हो जिससे कि इस सी कार यहाँ पहुंचे उसके पहले ये पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है कि मिनिमम एक्सेलरेशन। तो मिनिमम एक्सेलरेशन में क्या करना है कि जितना इस सी वाले को ए के पास आने में टाइम लगेगा उतने टाइम में बी को ए के पास पहुंचा देना है। तो सबसे पहले आप निकालो टाइम टेकन बाय द कार सी टू रीच एट ए। सी को ए के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना। तो वो टाइम अगर हम निकाल लें, टाइम टेकन बाय द कार सी टू रीच ए, सी को ए के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल टू देखो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा 1000 अपान, अब स्पीड यहां पर देखो ए का भी मोशन है सी का भी मोशन है, तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के पास आते हैं इस तरह से दोनों मोशन करते हुए तो वहां रिलेटिव स्पीड देखा जाता है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड में 15 और 10 दोनों का सम कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है। तो ये हो जाएगा बेटा 15 + 10, तो ये आ गया 1000 अपान, ये आ गया 25। तो देख रहे हो 40 सेकंड का समय लगेगा, 40 सेकंड का समय लगेगा सी को ए के पास पहुंचने में। लेकिन इसको समय ज्यादा लगेगा क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपने को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए कर अपने स्पीड को बढ़ा रहा है जिससे कि सी कार आने के पहले हम वहां पहुंच जाए, है ना। तो इसके लिए अब बी वाले कार के लिए देखें, फॉर कार बी, है ना, तो कार बी को क्या करना है, मिनिमम एक्सेलरेशन के लिए 40 सेकंड में बी को ए के पास पहुंचा देना है। इसके लिए उसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है। और इसके लिए थोड़ा सा सेकंड पेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मूला लगा देता है बेटा, S = UT + ½ at²। यहाँ चलेगा काइनेमेटिक इक्वेशन क्योंकि अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। ओके, अब डिस्टेंस कितना इसको चलना है, तो देखो 1000 है, तो यहाँ भी लिख देंगे 1000 = U का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, U का वैल्यू, तो चूंकि यहाँ पर है 15 मीटर पर सेकेंड और इसको अप्रोच करना है ए से, और ए का मोशन है 10 मीटर पर सेकेंड से, दोनों मोशन में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी रिलेटिव स्पीड हम लेकर चलेंगे और सेम डायरेक्शन है, इसलिए 15 में से 10 क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो U के स्थान पर हो जाएगा 15 - 10। टाइम हम लोग को रखना है बेटा 40 सेकेंड प्लस ½ ए का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे टी का स्थान रख देंगे 40 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये 1000 है बेटा, ये हो जाएगा 1000 = ये आ गया 5 × 40 दैट इज 200 प्लस ये आ गया बेटा ½ ए और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये आ करके इधर हो जाएगा 800 = ½ ए × 1600, और ये कट के 800 आ गया, तो यहां से 800 = A × 800, 800 से 800 कैंसिल हो जाएगा और मिनिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा कितने का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो थोड़ा बेटा कंजेस्टेड तो क्वेश्चन ही है, तो कंजेस्टेड क्वेश्चन है तो आप टेस्ट क्यों दे रहे हो, टेस्ट देने से नए नए क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं जो कि आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर बाई चांस कभी सॉल्व किए हो, खूब वही क्वेश्चन उठ के आ गया तो सीधे आपको आंसर भी याद रहेगा। एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आंसर भी याद रहेगा हमेशा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि एग्जाम में देगा तो कोई वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा, सीधे क्वेश्चन उठा के दे देगा और आपको आंसर याद रहेगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टी लगा के आगे बढ़ोगे। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह है 45 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बेटा एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। NCERT. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long. देखो each step 1 मीटर का है और each step 1 सेकंड का है. How long the drunkard takes to fall in the pit of 13 meter away from the start. पहले आप बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ड्रंकार्ड मतलब लिखा है, मतलब ये होता है शराबी,
जो शराबी लोग होते हैं जब शराब पी लेते हैं तो वो लोग झूमते हुए चलते हैं, झूमते हुए चलते हैं तो कुछ आगे जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, और चलते चलते कहीं न कहीं जाके धड़ाम से गिर पड़ेंगे, है ना। तो एकदम उसी पे एनसीईआरटी का कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। अभी क्वेश्चन में क्या है कि जो शराबी है जब चलना प्रारंभ किया तो वहां से 13 मीटर के डिस्टेंस पे पिट यानी गड्ढा है, ठीक है। तो डायरेक्ट 13 मीटर जाकर नहीं गिर रहा है, उसमें 5 कदम आगे जा रहा है, फिर 3 कदम पीछे आ रहा है, फिर 5 कदम आगे जा रहा है, फिर 3, मतलब जब भी चल रहा है तो 5 कदम आगे जा रहा है, उसके बाद से 3 कदम पीछे चला रहा है। और स्टेप यानी कदम, एक कदम 1 मीटर का है, तो 5 स्टेप कितना हो गया 5 मीटर का, और 3 स्टेप पीछे आ रहा है यानी 3 मीटर पीछे आ रहा है, और एक स्टेप 1 कदम चलने में उसको 1 सेकंड का समय लग रहा है, देखो 1 सेकंड। तो 5 स्टेप आगे चला 5 सेकंड, 3 स्टेप पीछे आया 3 सेकंड, तो 8 सेकंड में 2 कदम आगे चल रहा है, 2 मीटर आगे चल रहा है। यही मेन कहानी है। बस क्वेश्चन आपका क्या होगा साहब, कोई कह रहा है कितने समय में जाके वो गड्ढे में गिर जाए। तो आओ इसको नेक्स्ट पेज पर डायग्राम के साथ देख लेते हैं। यहां से पर्सन चलना प्रारंभ किया, ये ड्रंकार्ड है, शराबी है, चल रहा है आगे, और जहां से चलना प्रारंभ किया वहां से 13 मीटर के डिस्टेंस पर, देखो 13 मीटर के डिस्टेंस पर एक पिट है, मतलब एक गड्ढा है। तो कह रहा है कितने सेकंड में ये जाकर के इस गड्ढे में गिर जाएगा, लेकिन लगातार आगे नहीं चल रहा है, 5 कदम आगे चल रहा है, फिर 3 कदम पीछे आ रहा है। क्लियर। तो इस हिसाब से अगर इसका सोल्यूशन देखें हम लोग, तो जो ईच स्टेप है, ईच स्टेप एक कदम, ये 1 मीटर का है, और टाइम लग रहा है 1 सेकेंड का, एक कदम चलने में 1 सेकेंड। तो आप देखो ये 5 स्टेप आगे चल रहा है, उसके बाद से 3 स्टेप पीछे चल रहा है, तो 5 और 3 मिल करके 8 सेकंड में, 8 सेकंड में ये 2 मीटर ही तो आगे चला। 5 में से 3 माइनस कर दो तो 2 मीटर आगे चला 8 सेकंड में। ये बात समझ में आ गया। तो आप यहां से देख लो 2 मीटर चलने में टाइम लगा 8 सेकंड, इसके बाद से प्लस 2 स्टेप और इसमें ऐड करो, 2 स्टेप और ऐड करो यानी 4 मीटर, लेकिन 2 स्टेप चलने में 5 और -3 मिलके टोटल 8 सेकंड का फिर समय लगा। तो 8 और 8 मिलके यहां पर हो गया बेटा देखो 16 सेकंड। फिर इसमें 2 स्टेप बेटा ऐड करो, तो ये हो गया 6 मीटर, लेकिन 2 स्टेप चलने में इसको 8 सेकंड का समय लग रहा है, और 2 स्टेप लगातार तो चल नहीं रहा है, 5 - 3 इस तरह चल रहा है। तो इसमें फिर प्लस 8 सेकंड, यहां देखो प्लस 8 सेकंड यहां ऐड कर लो, प्लस 8 सेकंड यहां ऐड कर लो, तो ये आ गया 24 सेकंड। क्लियर। फिर 2 स्टेप इसमें ऐड करो, तो आ गया 8 मीटर, इसमें प्लस 8 सेकंड ऐड कर लो, तो आ गया 32 सेकंड। लेकिन अब यहां पे 2 स्टेप ऐड ना करो, क्योंकि लगातार वो 2 स्टेप चल ही नहीं रहा है। जब चल रहा है तो 5 कदम आगे जा रहा है, और तब फिर 3 कदम पीछे आ रहा है। तो यहां पे जब 8 में जब 5 स्टेप आप ऐड करोगे, तो आप डायग्राम में देखो कि जब यहां तक ये आ गया, देखो 8 मीटर आ गया है ना 32 सेकंड में, लेकिन अब तो 5 कदम आगे चलेगा ना बेटा, तो 8 + 5 मिलकर 30 मीटर जाके गड्ढे में गिर गया, और जब गड्ढे में गिर गया तो वापस तो फिर आएगा नहीं। तो लास्ट में ये कॉन्सेप्ट यहां पर है, ये जो समझ जाएगा इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर देगा। तो +2 स्टेप नहीं देखना है, 5 स्टेप यहां देखना है। तो 5 स्टेप अगर ऐड कर दें, ये 13 मीटर चलने के बाद से गड्ढे में गिर गया, और इसका समय लगा कितना 5 सेकंड और इसमें ऐड कर लो, तो 32 + 5 = यहां पर 37 सेकंड का समय लगेगा।
बेटा ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, आपको देख लीजिएगा, एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर भी याद रहेगा। और बुक में इस पे क्या किया है, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना क्वेश्चन दिया है और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप लोअर क्लास में थे तो ऐसे क्वेश्चन मैथ के बुक में आते थे कि एक पोल है और एक मंकी उस पे ऊपर जा रहा है, तो 5 मीटर ऊपर जाने के बाद से 3 मीटर नीचे स्लिप करके आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है 5 मीटर, फिर 3 मीटर नीचे स्लिप करके आ रहा है, और पोल की हाइट दे देता है, कहता है कि पोल के टॉप एंड पे पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, है ना। तो लोअर क्लास में मैथ में ऐसे क्वेश्चंस होते थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स में एनसीईआरटी में दे दिया है, और ऐसे क्वेश्चंस हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके बेटा, तो इस तरह से जो गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट 2 था, जिसमें कि फिजिक्स में पूरा 1D मोशन यानी कंप्लीट मोशन 1 डायमेंशन आया था, जिसमें कि डिफरेंशिएशन डिग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस, ग्राफ के क्वेश्चन, काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो ये पूरा एनालिसिस कीजिए, कहाँ पे आपकी कमी है उसके सुधार कीजिए, और एक एक क्वेश्चंस का आप सोल्यूशन देख डालिए, बहुत ज्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। कंप्लीट हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया। अब अगला जो टेस्ट होने वाला है उसका इंफॉर्मेशन हम जस्ट अगले वीडियो में देने वाले हैं, उसमें आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है, उसकी तैयारी कीजिए, और जो भी पिछले 2 टेस्ट में आपकी कमियां रही हों उसका और आप सुधार करते जाइए, जिससे कि लास्ट तक एकदम से इंप्रूवमेंट हो जाए और फाइनल एग्जाम आप बढ़िया कर सकें और आपका सपना पूरा हो सके। थैंक यू, बाय बच्चों।